हाय एंड वेलकम बैक टू द सिल्वर बुल। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो उसको मैं फिर से डालूं और इस बार थोड़ा ज़्यादा मैं हिंदी यूज़ करूं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, तब सिल्वर बुल चैनल मैंने बनाया भी नहीं था। ट्रेड विद रूप करके एक चैनल था उसमें, जिसमें अभी मैं बंगाली वीडियोज़ डालता हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ हुआ था और हिंदी बहुत मैंने कम ही यूज़ किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा कुछ प्लान नहीं था यूट्यूब को लेके। बट अभी मैं यूट्यूब को लेके थोड़ा बहुत प्लानिंग में हूँ, थोड़ा बहुत सीरियस हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो उसको समझने में, तो मैं एक बार फिर से इसको हिंदी में डाल दूँगा। क्योंकि वो पहला वीडियो रहेगा फंडामेंटल कंसेप्ट सीरीज़ का। तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने मार्केट को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था, तो इस वीडियो में भी मैं स्टार्ट में मार्केट को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि जो भी लोग आगे आके ये वीडियोस देखेंगे उनके लिए यही जो वीडियो है ये फंडामेंटल कंसेप्ट सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो रहेगा प्लेलिस्ट में। ओके, तो सबसे पहले मार्केट को डिफ़ाइन करते हैं कि मार्केट मूव क्यों करता है, राइट। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि कोई एक बंदा यहाँ पे बैठा है, ये एक मार्केट है, कोई एक बंदा बैठा है, कोई एक बंदा है, लेट्स सपोज उस बंदे का नाम ए है, ठीक है। यहाँ पे ए एक बंदा बैठा है, उसके पास 5 किलो राइस है, ठीक है, और राइस का प्राइस लेट्स सपोज 40 रुपीज़ पर किलो है अभी, ठीक है। तो अभी जैसे ये बंदा बैठा है, इसके पास 5 किलो का राइस है, तो सपोज कोई एक बायर है बी, जिसका रिक्वायरमेंट कितना है, जिसका रिक्वायरमेंट भी है 5 किलो। तो अभी इसके पास 5 किलो चावल है 40 रुपीज़ अ किलो, एंड एक बायर है जिसका रिक्वायरमेंट है 5 किलो। तो अभी क्या होगा, इसका जो सप्लाई है और इसका जो डिमांड है ये मीट हो रहा है, तो प्राइस ज़्यादा प्राइस अप डाउन एक्चुअली करेगा ही नहीं। ये आराम से इसको 40 रुपीज़ जो चावल है वो 5 किलो इसको दे देगा, क्योंकि इसको भी जल्दी घर जाना है एक को, राइट। तो एक इसको चावल दे के चला जाएगा। लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे 2 बायर आ गया और हर किसी का रिक्वायरमेंट 5 किलो है। तो अभी ए के पास बार्गेनिंग पावर आ गया है, एक B1 बायर है, एक B2 बायर है, ठीक है। तो अभी ए बोलेगा कि जो मुझे ज़्यादा पैसा देगा, या फिर जो मुझे 42 रुपीज़ या फिर 45 रुपीज़ अ किलो देगा, मैं उसको चावल दूंगा, ठीक है। जो मुझे ज़्यादा दाम देगा, ज़्यादा प्राइस देगा, मैं उसको चावल दूंगा, क्योंकि अभी बार्गेनिंग पावर जो है वो सेलर के पास, मतलब ए के पास आ गया है। ओके, और सिमिलर रीज़न में, मतलब इसको मैं मार्केट में थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ। सिमिलर रीज़न, अगर अभी B1 B2 है, टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, टोटल डिमांड कितना है 10 किलो का। अभी ए एक ओनली सेलर था, ठीक है। अभी ऐसे A1 A2 A3 A4 इमेजिन करो, यहाँ पे 4 सेलर आ गया, हर किसी के पास 5 किलो का चावल है। तब क्या होगा, डिमांड कितना है 10 किलो का, सप्लाई कितना है 20 किलोस का, राइट। हर किसी के पास 5 किलो है, 4 सेलर है, तो टोटल सप्लाई है 20 किलोस का। फिर क्या होगा, फिर बायर्स के पास नेगोशिएशन पावर आ जाएगा। वो बोलेंगे कि जो मुझे 35 रुपीज़ अ किलो देगा, या फिर 35 या 38, ठीक है, वो दाम दौर करने लगेगा कि जो मुझे कम प्राइस में देगा मैं उसके पास से लूँगा। तो ये सेम चीज़ मार्केट में कैसे होगा, एक कोई स्टॉक ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक्सिस बैंक ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक्सिस बैंक का ये डेली चार्ट है, चार्ट को आप भूल जाओ, आप बस मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो एक्सिस बैंक का कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अभी 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगर बायर्स और सेलर्स सेम रहेगा, मतलब बाइंग क्वांटिटी, बाइंग का मतलब जो बेसिकली डिमांड है, और जो सेलिंग क्वांटिटी मतलब जो सप्लाई है, वो अगर सेम रहेगा, तो क्या होगा, एक साइडवेज मार्केट बनेगा, मतलब ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ गया मतलब बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक का जो प्राइस है, एक्सिस बैंक का स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्राइस्ड है, इसका प्राइस थोड़ा और ऊपर 1100 रुपये के आसपास भी होगा तो भी सही रहेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे लोग खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये अंडर प्राइस्ड, मतलब ये अच्छा डील है, राइट। मतलब आपको कम प्राइस में मिल रहा है, जो इसका एक्चुअली जो इसका प्राइस होना चाहिए उससे कम पैसे में आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे लोग बाय करने की कोशिश करेगा। और अगर लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, इसका एक्चुअल प्राइस 900 रुपये के आसपास होना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल कर देगा। मतलब अगर लोगों को लगा कि इसका जो जस्टिफाइड प्राइस है वो 900 है, तो क्या करेगा, यहाँ पे लोग क्वांटिटी छोड़ देगा, मतलब जो बायर्स है वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर जो सेलर है जो सेल करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं मार्केट का, वो सेल कर देंगे कि ज़्यादा प्राइस है, चलो शॉर्ट कर देते हैं, 900 के आसपास जैसे आएगा तब उसको बायबैक कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट हिलता है। मार्केट क्यों हिलता है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जब वो डिफरेंस होता है, सप्लाई एंड डिमांड के बीच में जब वो डिफरेंस होता है, तब जाके मार्केट हिलता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न मार्केट मूव्स। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि मार्केट इज़ अ जीरो सम गेम, मतलब
आपका प्रॉफिट हो रहा है मतलब किसी का लॉस हो रहा है, मार्केट खुद से किसी को पैसा नहीं देता। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या है, या तो कोई बड़ा प्लेयर क्या है, कोई इंस्टीट्यूट है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो पे। अगर कोई बड़ा प्लेयर प्रॉफिट कमा रहा था तो आप उसकी प्रॉफिट में से छोटा सा चंक उठा लिया अगर आपने प्रॉफिट किया तो, या फिर कोई एक रिटेल ट्रेडर था जिसका लॉसेस हुआ, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर आपका लॉस हो रहा है तो फिर कोई एक बड़ा प्लेयर या फिर कोई एक रिटेल ट्रेडर वहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। तो ये हैंड टू हैंड ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मार्केट में बैलेंस रहता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट हर ट्रांजैक्शन से पैसे कमाता है। मतलब किसी का लॉस हुआ, किसी का प्रॉफिट हुआ, फिर भी आप देखोगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना है, सेबी को चार्जेस देना है, स्टैम्प ड्यूटी देना है, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, लॉसेस हुआ तो भी, प्रॉफिट हुआ तो भी, ठीक है। तो मार्केट इज अ जीरो सम गेम, आपका प्रॉफिट मतलब किसी का लॉस, आपका लॉस मतलब किसी का प्रॉफिट, ओके। मार्केट क्यों हिलता है वो मैंने समझा दिया कि जो जैसे चावल के एग्जांपल पे बताया कि मार्केट में जो सप्लाई था 5 किलो का, उससे ज़्यादा जब डिमांड बढ़ गया तब प्राइस बढ़ने लगा। फिर जब 20 किलो सप्लाई हो गया और डिमांड 10 किलो था तब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तब प्राइस घटने लगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट में, सेम एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। कि यहाँ पे अगर लोगों को लगा कि ये प्राइस अंडर प्राइस्ड है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। लोगों को अगर लगा ये ओवर प्राइस्ड है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ द प्राइस मूव्स। अब मार्केट क्या चीज़ है, मैं अगर मार्केट ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मार्केट क्या है बेसिकली, जैसे आपको चावल खरीदना है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, आप अपने लोकल स्टोर पे जा सकते हो, ठीक है। आपके आजू बाजू में आपके मोहल्ले में जो मोदी का दुकान हो गया वहाँ पे जा सकते हो, या फिर आप रिलायंस फ्रेश में जा सकते हो, आप सुपर हाइपर मार्ट कोई भी आपके पास शॉप है आप वहाँ पे जा सकते हो, मोर सुपर हाइपर मार्ट वहाँ पे भी आप जा सकते हो चावल खरीदने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट है, राइट। तो अगर आपको रिलायंस स्टॉक खरीदना है तो आप कहाँ पे जाओगे, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE पे जा सकते हो, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पे जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे और स्टॉक मार्केट पहले थे, बट अभी यही दोनों मेन है। कोलकाता में भी एक स्टॉक मार्केट हुआ करता था, कुछ स्कैम्स हुआ 90s के दौरान, जिसके वजह से BSE तब था, उसके बाद NSE बनाया, सेबी एक बॉडी बना, फिर उसके बाद NSE बनाया उन्होंने। तो मैं जनरली NSE में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा ट्रस्टेबल लगता है, ठीक है। तो ओके, दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट में प्राइस क्यों हिलता रहता है एंड बायर्स और सेलर्स के बीच में अगर डिफरेंसेस होता है तो कैसे वो आपको चार्ट में दिखता है, आपको कैसे प्राइस में दिखता है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो पे आ जाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो ये एक्सिस बैंक का स्टॉक है, यहाँ पे बेसिकली, हाँ, तो आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, ये जो 1000 रुपये का भी एक्सिस बैंक का स्टॉक है इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, राइट। बैंक निफ्टी की बात करो या फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर की बात करो, अगर वॉल्यूम आप इंडिकेटर ऑन कर दोगे आपको नीचे वॉल्यूम दिखेगा कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है अभी मार्केट में, ठीक है, कि इतना ज़्यादा होल्डिंग है पब्लिक के पास। मतलब ये एक स्टॉक है बेसिकली, राइट। तो ये पब्लिकली पब्लिकली रजिस्टर्ड स्टॉक है, राइट। तो लोगों के पास इसका क्वान्टिटी है। तो अभी क्या होगा, अभी अगर इसमें आप कुछ छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करोगे, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 1 करोड़ का अगर आप बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे तो उसके आपकी वजह से ज़्यादा स्टॉक प्राइस में ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा, आपकी वजह से मार्केट ज़्यादा हिलेगा नहीं। सेम रीज़न है कि अगर 5 किलो का जो सप्लाई था, जो मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया चावल का, 5 किलो का सप्लाई था, डिमांड 5 किलो की जगह अगर 6 किलो हुआ तो उसकी वजह से ज़्यादा प्राइस नहीं हिलेगा, शायद 40.5 हो जाएगा, ठीक है, चावल का प्राइस। लेकिन अगर 5 किलो सप्लाई है और डिमांड 10 किलो हो गया तो 45, 20 किलो हो गया तो 50, या फिर ऐसे जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर मार्केट कब हिलता है, मार्केट बड़ा कैंडल कब क्रिएट करता है, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मार्केट में कोई एंटर करता है, कोई एक बड़ा प्लेयर, या तो एग्जिट करता है। बड़ा प्लेयर मतलब क्या है, बड़ा प्लेयर मतलब है इंस्टीट्यूट्स कौन होता है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के या फिर नॉर्मल इंसान की छोटे छोटे फंड्स लेके जो म्यूचुअल फंड बनाते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड बनाते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। या फिर हो गया कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो जब मार्केट में घुसते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लेके तब होता है। या फिर क्या हो गया, या फिर हो गया आपके FII या फिर DKI, ठीक है। तो ये जब घुसते हैं मार्केट में तो इसको इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं। मुझे कल ही इंस्टाग्राम पे एक भाई का मैसेज आया था कि सर इंस्टीट्यूट्स का जो एक्टिविटी है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऑप्शन चेन देख के, या फिर कैसे समझ सकते हैं इसको। आपको ऑप्शन चेन, मैं कभी ऑप्शन चेन देखता ही नहीं हूँ, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, हर महीने का 5 to 10% मेरा एवरेज प्रॉफिट रहता है। मैंने कभी ऑप्शन चेन को देखा ही नहीं है। आपको हर चीज़ सबसे पहले प्राइस में दिख जाएगा। ऑप्शन चेन जब बिल्ड
हो रहा होगा ना, कोई अगर पोजीशन ले रहा होगा ना, वो प्राइस में आपको आराम से दिखेगा, प्राइस हिलेगा उस हिसाब से हिलेगा, जितना ज़्यादा पोजीशन लोड हो रहा है या फिर अनलोड हो रहा है मार्केट से, उस हिसाब से प्राइस हिलेगा। तो आपको प्राइस एक्शन में ही आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर घुस रहा है या फिर कोई बड़ा प्लेयर निकल रहा है। आपको 5 मिनट 15 मिनट में सबसे पहले लंबे लंबे कैंडल बनते दिखेंगे, फिर डेली चार्ट में कैंडल बनते दिखेंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से समझ सकते हो, आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं ये चीज़ें। आप अगर इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, एफआईआई डीआईएस क्या कर रहे हैं वो समझना चाहते हो, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, गैप अप गैप डाउन, इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। उसमें आपको पूरा इंस्टीट्यूट का जो भी वो कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर वो पोजिशन ले रहे हैं ना मार्केट में, तो वो प्राइस हिलना ही पड़ेगा प्राइस को, ठीक है। प्राइस बिना हिले वो पोजीशन ले ही नहीं सकते, ओके। तो अभी इमेजिन करो कि कोई यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर है जिसको 1000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे परचेस करना है, ठीक है। तो ये लोग जो है, जो बेसिकली इंस्टीट्यूट से वही मार्केट मेकर्स है, राइट। तो वो जब पोजीशन लेंगे, दे आर नॉट स्टूपिड, राइट। अगर आप खुद भी सोचोगे कि आप अगर पोजीशन लोगे, आप यहाँ पे अगर इतना बड़ा क्वांटिटी एक ही साथ अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे, तो क्या होगा, मार्केट ऐसे 90 डिग्री ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो इनको क्या रिस्क है, ये बड़ा प्लेयर मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है ये बुलिश है, राइट। ये इसलिए मार्केट को खरीद रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं। इसमें इनका रिस्क 2 हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करना। एक रिस्क हो जाएगा कि ही इज़ नॉट द ओनली बड़ा प्लेयर, मतलब मार्केट में इससे भी बड़ा इंस्टीट्यूट्स है, मतलब मार्केट में कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बाकी 2-3 लोग मिलकर उसका पैसों को मतलब डोमिनेट कर सकते हैं। कि कोई किसी ने बाय कर लिया 100 करोड़ या 1000 करोड़ का, तो शायद बी और सी के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, दो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया या फिर ये लीगली ज़्यादा उतना अलाउड नहीं है। बट आप कितना भी रोक टोक लगा लो, एक फ़ोन, हर कोई फ़ोन कॉल को आप ट्रेस नहीं कर सकते। अगर किसी ने बोल दिया किसी को कि मैं ये खरीदने वाला हूँ, उसने उसको बोला नहीं कि आप भी खरीद लो, लेकिन अगर वो बोल रहा है मैं खरीद रहा हूँ, दैट इज़ नॉट इलीगल, राइट। तो मैनुपुलेट करके, मैनुपुलेशन होता है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में मैनुपुलेशन होता है, आप कितना भी गाइडलाइन लगा लो, ठीक है। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर मिलके क्या करेगा, इसकी जो पोजीशन है, ये जो पर्टिकुलर प्लेयर है इसका जो पोजीशन है, इसकी अगेंस्ट में पोजीशन ले लेगा। तो क्या होगा, इसका बड़ा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि एक ही साथ पूरा क्वांटिटी मार्केट में लोड कर दे, ओके। सेकेंड चीज़ क्या है, ये खरीद रहा है इतना क्वांटिटी, इसी के वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो जब ये खरीदेगा, सपोज कर लो ये 1000 क्वांटिटी नहीं खरीदेगा, राइट। मतलब क्यों नहीं खरीदेगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ पे वो 300 करोड़ क्वांटिटी खरीदेगा। तो अब जब ये खरीद रहा है, इसी की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। मतलब सबसे पहले लेट्स इमेजिन कि कुछ 50 लाख का क्वांटिटी का जो ऑर्डर है, 50 लाख का जो वर्थ का जो ऑर्डर है, वो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा धीरे बढ़ेगा, एक ही साथ सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा धीरे बढ़ के लेट्स इमेजिन 1025 तक पहुँच गया। उसके बाद फिर से कुछ 50 लाख का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे धीरे धीरे इसी के खरीदने की वजह से, ये इतना खरीद रहा है, इसी की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका जो एवरेज प्राइस है वो 1000 पे नहीं रहेगा। फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन हुआ उसका 1001, 1002 के पास इमेजिन कर लेते हैं कि उसका एवरेज प्राइस था, उसके बाद 1010, उसके बाद 1020। तो इसका जो ओवरऑल एवरेज प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप एक स्मार्ट बायर हो और आपका ये व्यू है कि 1000 पे खरीद के मैं 1200 के आसपास प्रॉफिट बुक करूंगा, तो क्या होगा कि आपने अगर एक ही दौर में ऐसे डायरेक्टली खरीद लिया ना, तो क्या होगा, आपके जो एवरेज प्राइस है ये तो बहुत ऊपर जाके सेटल होगा। तो फिर आपका कितना ही प्रॉफिट बचेगा। आप खुद सोचो कि आप अगर एक बायर हो, आपको पता है आपको 1200 में प्रॉफिट बुक करना है, तो आपका एवरेज प्राइस जितना नीचे रहेगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट। अगर आपका बाइंग एवरेज प्राइस बहुत ऊपर चला गया तो प्रॉफिट तो बहुत ही छोटा होगा। उसके बाद आप फिर सेल करोगे इतना क्वांटिटी, फिर उसका सेलिंग एवरेज भी नीचे आते रहेगा सेम लॉजिक में, तो फिर वो बात नहीं बनेगा, राइट। तो क्या रीज़न है कि ये एक साथ अपना क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। 2 रीज़न है, एक है कि इसका पोजीशन रिस्क आ जाएगा, दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न ये हो सकता है कि इसका बाइंग जो एवरेज प्राइस है ये बहुत ऊपर जाकर सेटल होगा। तो ये कभी भी कोई एक स्मार्ट बायर नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कुछ इमेजिन कर लेते हैं 300 करोड़ का इसने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद ये वेट करेगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आके यहाँ पे सेल करेगा कि हाँ किसी ने बाय किया, चलो सेल कर देते हैं। तो मार्केट जो है बेसिकली
जो बिग बुल्स एंड जो बिग बियर्स है उनके बीच का फाइट है। हम लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर से इस फाइट के बीच में इनका हम फायदा उठा के प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से मार्केट किसी ने बड़ा सा सेल कर दिया तो नीचे आता रहेगा। अब इस लॉजिक में आप अगर मार्केट का जो ऑर्डर टाइप्स है ना उसको पंच कर दोगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहीं पे आके मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, यहाँ पे सपोर्ट क्यों बन रहा है। एक मैंने साइकोलॉजिकल रीजन आपको समझा दिया कि एवरेज प्राइस इसका ऊपर चला जाता तो ये क्या चाहेगा कि इसके एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास रहे, तो जब ये यहाँ पे आएगा ये फिर से बाय करना चाहेगा। लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, या तो इतना जो बड़ा क्वांटिटी जिनके पास रहता है या तो वो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कोई बॉट के थ्रू वो ट्रेडिंग करते हैं, तो बॉट में वो मतलब वो एल्गोरिदम दिया होता है कि इस प्राइस जोन में आएगा तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगा। या तो आप सिंपल वैसे सोचो, आप जब खुद ट्रेड करते हो आपके ब्रोकर अकाउंट में तो वहाँ पे दो टाइप का ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर मतलब आप जैसे अपने ट्रिगर दबाया, जो भी प्राइस है मार्केट का वो डायरेक्टली अगर आपने बहुत क्वांटिटी बाय किया वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। लेकिन आपने अगर लिमिट ऑर्डर लगाया तो आप एक ट्रिगर प्राइस लगा दोगे, एक लिमिट प्राइस लगा दोगे। इमेजिन कर लो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस था 1000 के आसपास और लिमिट प्राइस था लेट्स से 1020 के आसपास। तो जैसे इस जोन के अंदर प्राइस था, ये जो पर्टिकुलर बॉट या फिर ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या बड़ा प्लेयर है ये खरीद रहा था, जिसके वजह से मार्केट ऊपर चला गया, इतना सा बाइंग की वजह से ऊपर चला गया। फिर बाकी ऑर्डर और एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन बाकी क्वांटिटीज तो पेंडिंग है ना, तो जैसे इस जोन में इस पर्टिकुलर लिमिट के नीचे आएगा फिर से वही ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगेगा। सिमिलर वजह से अगर आप ट्रेंड लाइन का वीडियो जब आप देखोगे, सिमिलर वजह से ट्रेंड लाइन भी क्रिएट होता है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स का ही मूवमेंट है, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं इनको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर कोई एक बुलिश पैटर्न बनेगा, फिर मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जाने लगेगा। फिर यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर था सेकंड, यहाँ पे वो फिर से सेल करेगा, राइट। वो भी अपना सारी क्वांटिटी एक साथ तो सेल नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है, राइट। बट इन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है इसलिए आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझोगे, जैसे ही आपको कोई बहुत बड़ा कैंडल दिखा, डेली टाइम फ्रेम में हो गया या फिर कोई भी टाइम फ्रेम में आपको ये दिख सकता है, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर जोन को ऐसे मार्क कर लोगे, ठीक है। ऐसे मार्क करके दोनों का ये कलर कोड मैं यूज़ करता हूँ, मुझे समझने के लिए ईजी होता है। दोनों को मैंने ग्रीन कर दिया कि ये एक सपोर्ट जोन बन गया। ये कब मिला, जब मार्केट यहाँ से एक बहुत ही इम्पल्स मूवमेंट किया तभी आपको मिल गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन सकता है। फिर जब यहाँ पे आके टच किया, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया होगा मार्केट को, ठीक है, कि चलो एम पैटर्न मिल गया है, फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ भी ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपने सेल किया तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट यहाँ तक जब आ जाएगा तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अब प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर घुसा था तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, उसका ऑर्डर फिर से ट्रिगर हो सकता है। अगर होगा तो मार्केट फिर से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। या तो क्या, अगर आपके पास कोई, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सोचो कि यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। तो बाय कैसे करोगे, जैसे कोई बुलिश पैटर्न देखेगा, डब्ल्यू हो गया, फिर से कोई ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, कुछ भी, जो भी ये पैटर्न्स के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा ही। तो जैसे कोई यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखेगा आप फिर बाय करने की कोशिश करोगे, और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखना है। ये जो स्विंग्स रहेगा ना, जहाँ पे आप बाय करोगे उसके पीछे वाले स्विंग में ही आप वहाँ पे डाल सकते हो स्टॉप लॉस। ये बाद में मैं समझाऊंगा आपको, जब रिस्क रिवॉर्ड एंट्री एग्जिट पे आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। सिमिलर वे पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ से वो सेलिंग आ रहा है ना, बिल्कुल उसके हाई को पकड़ के, ऑलमोस्ट उसके हाई को पकड़ के आप दोनों को रेड कर दो, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया। मैंने कहाँ से ड्रॉ किया, ये जो सेकंड है यहाँ का जो पैरेलल चैनल है, चैनल्स के अंदर, उससे मैंने ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। ट्रेंड लाइन भी एक जोन होता है, बट ट्रेंड लाइन में मैं लाइन बनाना प्रेफर करता हूँ, उससे ब्रेकआउट अच्छे से समझ आता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट। लेकिन इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको जोन ही ड्रॉ करना चाहिए, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। ओके ठीक है। तो अभी इसमें ट्रेड कैसे करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के फेवर में ट्रेड कर सकते हो, या तो उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको इसका जो पीछे का साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैंने थोड़ा सा जल्दी बोला क्योंकि मैं वीडियोस को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया आप थोड़ा स्लो करो, इसको फिर से रिपीट पे देखो, अच्छे से समझो, हर बात पे गौर करो। इन्हीं बातों के अंदर आपको पूरा मार्केट समझ आ जाएगा अगर आपने ध्यान से गौर करके उसका नोट बना। आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, उस पर नोट बनाते रहो कि ठीक है ये बोला सर ने कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा करेगा तब ऐसा ऐसा होगा, उसको खुद ड्रॉ करो और खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके,
अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे दिख रहा था ये बाइंग हो रहा था, आप उसको चेज मत करो। यहाँ से सेलिंग हो रहा था, इस टाइम में आपने सेल नहीं किया चलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आ रहा है यहाँ पे आप कोशिश करते रहोगे कि कोई बुलिश पैटर्न एंट्री देखे तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे। इसका प्रॉफिट बुक कब करोगे, ये सब रेजिस्टेंस जोन के आसपास आप प्रॉफिट बुक करोगे, यहाँ से आप फिर से सेल कर सकते हो, फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसका फायदा उठाना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो रहा है शायद, आराम से समझो। जैसे सपोर्ट में टच करेगा मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे रेजिस्टेंस में टच करेगा मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से ही ट्रेड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे बाय करने की कोशिश करोगे, सिमिलर वे में यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सपोर्ट जोन एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये रेजिस्टेंस जोन है कब समझ आएगा, जब यहाँ पे कोई इंपल्स आपको दिखेगा तब समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे किसी ने बड़ा क्वांटिटी सेल किया है। ठीक है, ओके। अब क्या है, ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच है। सिमिलरली ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, अभी तक सेकंड टच ही हुआ है। तो अभी आप एक चीज़ को लॉजिक से समझो, अगर कोई इतना बड़ा क्वांटिटी लोड कर रहा है, ठीक है, लेट्स इमेजिन 1000 करोड़ का क्वांटिटी कोई लोड कर रहा है, यहाँ पे 300 क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे 400 क्वांटिटी हो गया, अभी 300 क्वांटिटी यहाँ पे हो चुका है, तो इसका पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर ये पर्टिकुलर जोन को फिर से आके टच कर रहा है, ये जितने बार एक पर्टिकुलर जोन को टच करेगा वो जोन उतना वीक बनता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर पेंडिंग था वो तो एग्जीक्यूट हो गया फिर से। अगर ये इतना ही अच्छा जोन था तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाता। अगर ये फिर से नीचे आ रहा है तो आपको डाउटफुल रहना पड़ेगा। कब, फर्स्ट या सेकंड टच के बाद से आपको डाउटफुल रहना पड़ेगा कि ये जितनी बार, अगर इसके बार ये फिर से और ज़्यादा टच किया ना, तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना है कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है, ऐसे करके गया, फिर से ये टच किया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से ये टच किया, अगर ऐसा हो रहा है और इसका जो लास्ट स्विंग है, ठीक है ना, ये जो सपोर्ट जोन्स का ये जो लोएस्ट स्विंग आप पकड़ सकते हो या फिर लास्ट स्विंग भी पकड़ सकते हो, लोएस्ट स्विंग लेना बेटर होगा। जो लोएस्ट होगा वो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ना, आप यहाँ पे ऑब्वियसली सेल करोगे। जैसे ये जोन का ब्रेकडाउन हो गया, आप ऑब्वियसली यहाँ पे सेल करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इनका पोजीशन अगर इतना ही अच्छा होता, ये बुल अगर इतना ही स्ट्रांग होता तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता, इतना नीचे फिर आता ही नहीं, 2-3 बार टच करके ऊपर चला जाता, राइट। अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पे अगर सेलिंग आएगा तो ये पैनिक में निकल जाएगा, ये जो इतना बड़े बड़े क्वांटिटी से पैनिक में निकल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर नया सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग फास्ट आएगा, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में ऐसा होता है बहुत बार। तो जैसे ही सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेक किया, आप यहाँ पे ऑब्वियसली सेल करोगे, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस, ये जो स्विंग हाई है इसको स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये फेक ब्रेक डाउन भी होता है। मतलब क्या, थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे दिया, फिर ऐसे करके फिर बहुत शार्प यहाँ पे रिकवरी होकर फिर ऊपर चला गया, ठीक है। सिमिलर लॉजिक में क्या होगा, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जोन है ये थर्ड टाइम टच है, अगर ये ब्रेक आउट होकर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप बाय ऑब्वियसली करोगे। जो भी हाईएस्ट स्विंग है उसके ऊपर आप बाय ऑब्वियसली करोगे, ठीक है। या फिर लास्ट स्विंग को भी आप देख सकते हो। तो सेम लॉजिक है, यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट होकर फिर से नीचे आ सकते हैं मार्केट फास्ट, तो आप छोटे स्टॉप लॉस से काम कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट का, कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में बड़े बड़े प्रॉफिट चेस करो। अगर आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनना है, ये धीरे धीरे और ज़्यादा आपको सुनते मिलेगा ज़्यादा। मैं जब साइकोलॉजी में घुसूंगा, रिस्क रिवार्ड एंट्री एग्जिट में घुसूंगा, तब आपको और अच्छे से ये समझ आएगा कि आपको छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में बड़ा प्रॉफिट चेस करना है। तभी जाके आप अगर मल्टीपल टाइम भी फेल हो रहे हो ना, लेकिन एक प्रॉफिट आपका बहुत सारे स्टॉप लॉस रिकवर करके आपको फिर उसके ऊपर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा के आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा लॉन्ग रन में, ठीक है। तो इसको जैसे बोला मैंने कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के फेवर में, और या तो उनके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट या ब्रेक अबव, उस पर भी आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे ही इसको रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया, यहाँ पे आप ऑब्वियसली बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे और कुछ थ्योरी ज़्यादा है नहीं, ओके। आपको साइकोलॉजी भी अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। तो ड्राइंग्स को हटा देते हैं, फिर कोई भी एक चार्ट में चला जाता है। ये एक्सिस बैंक का है, इस पे समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस जोन कैसे आइडेंटिफाई होगा। और ये चीज़ भी याद रखना कि हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस पेयर में दिखेगा ज़रूरी नहीं है। आपको सपोर्ट दिख रहा है, आप बस सपोर्ट ड्रॉ करो। आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप बस रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्विंग हाई से है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लेफ्ट से आके उस हाई को मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा लाइन में, पैरेलल चैनल में। फिर शिफ्ट पकड़ के कीपैड में इसको मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। फिर क्या, जो नियरेस्ट OHLC का जो भी है, OHLC मतलब क्या है, ओपन हाई लो क्लोज। ये दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये वीडियो खत्म करके दूसरे वीडियो जब देखोगे,
आई थिंक 4th वीडियो में होगा ये, टर्मिनोलॉजीज करके जो वीडियो उसमें होगा, तो आप उसमें जाके आराम से ये देख सकते हो OH LC क्या है, ठीक है। तो इसका जो नियरेस्ट OH LC होगा इस स्विंग हाई का, उसको मैं लूँगा, लेकिन इतना भी इसको पतला नहीं करूँगा कि ये दिखे ही ना, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि ठीक है इतना सा जोन इसके हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से सही है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, थोड़े 2-3 बार ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2-3 छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है ना फिर से, तो यहाँ पे देखो आपको छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और इसका और एक चीज़ जो मैंने अभी बताना भूल गया, अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और ये ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब मार्केट ऊपर चला जाएगा आप इसका कलर को, सेकंड वाले कलर को ना उल्टा कर देना, मतलब ग्रीन कर देना। क्यों? इससे क्या समझ आ रहा है कि ये पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अभी एक एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। देखो यहाँ पे आके सपोर्ट लिया 1 बार, 2 बार, 3 बार। इंट्राडे में अगर आप जाके देखो कि यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, लेकिन फिर ये ब्रेक डाउन भी किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली सेल करोगे, अगर रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, नहीं तो आप स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन पर निकलोगे। लेकिन लॉसेस आपको बुक करना सीखना पड़ेगा, है ना। मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था, काफ़ी अच्छा एक लंबा कैंडल आया डेली कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ से आप सपोर्ट जोन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है इनको। तो यहाँ पे चलो ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाले पर्टिकुलर हाई को लेते हैं और इस कैंडल का लो को लेते हैं, दोनों को ग्रीन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका और एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये एक रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ से एक्चुअली सेलिंग आया, तो ये ग्रीन कैंडल को अगर आप पकड़ लोगे तो ये हमेशा आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ करके रखोगे ना चार्ट में, तो आपको साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि चलो ये हो सकती है। बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा क्रिस्प भी कर सकते हो, लेकिन ये फिर जब यहाँ से रेजिस्टेंस मिलके नीचे आ रहा है तब आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो कि चलो इससे पहले ही सेलिंग हो रहा है, तो इस वाले ग्रीन कैंडल का जो लो है उसको एटलीस्ट पकड़ लेता हो, या फिर थोड़ा सा और नीचे एडजस्ट कर लेता हो। ये जो गैप अप का जोन था, ये जो गैप अप हुआ था ना इस दिन, इस वाले कैंडल को आप ले सकते हो। फिर देखो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जैसे ही बना के, ये स्विंग बना के जैसे ही नीचे आ रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस वाले जोन को ऑब्वियसली इसके अंदर ले लेना। ये वाले कैंडल्स को, कोई एक कैंडल को इसके अंदर ज़रूर लेना। देखो अगले टाइम फिर ये अच्छे से काम किया, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देके ये थोड़ा सा रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है पोजिशनल में, आपको डरना नहीं है, आपका स्टॉप लॉस है, लॉस होगा भी तो छोटा लॉस होगा, इसको चलने दो। प्रॉफिट आ रहा है तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया तो आप ट्रेल कर सकते हो, या तो आप चलने दो। अगर रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट होगा तभी आप ट्रेल करोगे। ये क्या है, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉसेस, ये भी मैंने टर्मिनोलॉजीज वीडियोस में बता दिया है। आप धीरे धीरे देखते चलो, सारे वीडियो सबको समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर ये धीरे धीरे सपोर्ट बना, वहाँ पे आके फिर से ये सपोर्ट लिया। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के बाद जैसे ये ब्रेक हुआ, कलर को चेंज कर दो, तो ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना। देखो एक बार, 2 बार, 3 4 5 बार टच करके फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर ये नीचे क्यों नहीं है, आपने तो बोला कि जितना बार टच करेगा वो जोन उतना वीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है, देखो ये जो भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हम रिटेल ट्रेडर्स नहीं पढ़ रहे, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो हमेशा आपको हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, हर स्ट्रैटेजी का एक सक्सेस रेशियो रहेगा, एक फेलियर रेशियो भी रहेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी वाइज उसके साथ उसको मैनेज करना पड़ेगा। हर बार आपका सेम स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉसेस लेना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने सेल किया था तो छोटे स्टॉप लॉस लगाओ, फिर उसके बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप फिर से कोई बुलिश पैटर्न में घुसो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बुलिश पैटर्न में घुसो, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक करो, फिर मार्केट नीचे आ रहा है ऐसे सेल करो, फिर ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस बुक करो, फिर अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है फिर से बाय करो, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडिंग होगा। आपको स्टोरीज इमेजिन करते रहना है कि यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, आपको उसको ट्रेड करना है, गेस नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है। जो चार्ट दिखा रहा है उसको ट्रेड करना है। आप यहाँ से सोच के बैठ जाओगे कि मार्केट तो नीचे आएगा, सर ने बताया था कि जोन में इतने बार टच हो रहा है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, करते करते आपने सेल कर दिया और आप स्टॉप लॉस नहीं निकाल रहे हो। चार्ट ऊपर जा रहा है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप गलत हो, तो फिर आपका पूरा कैपिटल डूब जाएगा, आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है।
चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो चार्ट इज द किंग। अगर प्राइस बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ठीक है, आप गलत हो, स्टॉप लॉस तक वेट करो, स्टॉप लॉस से पहले मत निकालो डर के, स्टॉप लॉस तक वेट करो। कभी कभी होगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मार्केट यहाँ तक ऊपर जाके फिर नीचे चला जाएगा, तो आपका वो प्रॉफिट ही होना था लेकिन आपने जल्दबाजी में निकाल दिया इसलिए आपका लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस प्लान करो ढंग से, वो वाला वीडियो देख के, स्टॉप लॉस के ऊपर अलग वीडियो भी आएगा बाद में। अभी इस कॉन्सेप्ट को आप चार्ट पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी ट्रेडिंग के ऊपर जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सीखो, सारे वीडियोस को देखो, जब आ जाएगा फिर उसके बाद जाके जब ट्रेडिंग के लिए आप रेडी रहोगे सारे वीडियोस देख के, तब मैं खुद आपको बता दूंगा, उसके बाद आप ट्रेड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस बुक करना है अगर मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। आपको इमोशन आपको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा करते करते आपने पूरा आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे पूरा इतना लंबा अगर आपने लॉस कर दिया ना, तो मतलब क्या ही फ़ायदा फिर ट्रेडिंग का, वो तो गैम्बलिंग हो गया फिर, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं। ये रिसेंट चार्ट पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा जो अभी ब्रेक हुआ था कुछ दिन पहले, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये ब्रेकआउट आपको बाद में समझ आएगा। इसको पकड़ के सपोर्ट अगर ड्रॉ करोगे आप, ये ग्रीन कैंडल है और उसके पिछले वाला रेड कैंडल का लो को लेके, तो देखो ये दोनों को ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकेंड टच, या फिर फर्स्ट टच ही बोलो इसको, सेकेंड टच, ऑलमोस्ट टच एक्चुअली, थर्ड टच ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे ऑब्वियसली सेल करोगे, यहाँ पे भी सेल करके मैंने कंसेक्यूटिवली 2 प्रॉफिट्स कमाया था 500 पॉइंट्स के आसपास और दूसरा 400 पॉइंट के आसपास। उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेके और नीचे जा सकता है अगर और डिप करेक्शन देना है, या तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर ऊपर आके रिकवरी करके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। क्या हो सकता है वो गेस करना मेरा काम नहीं है। अगर मार्केट दिखा रहा है कि हाँ एक ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे, तो जब तक ये स्विंग लो को, अगर आप डेली चार्ट में ट्रेड कर रहे हो, जब तक ये एक लोअर लो फॉर्म नहीं करता आपको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाद में मैं समझाऊंगा आपको, अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो और उसी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, वो हो गया एक सपोर्ट। सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, सेम है जो एक्सिस बैंक में आपको दिख रहा था, ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। आप एक काम करो, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ये वाला वीडियो देख के, तो आप इंस्टाग्राम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ऐसे थोड़ा सा जूम करो, ठीक है। आप एक स्निपिंग टूल आपकी उसमें भी होगा, आपके डेस्कटॉप में भी होगा, ऐसे एक स्निपिंग टूल खोलो, फिर यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लो ऐसे करके, ताकि मुझे ये जो सिग्नल है, ये जो सिंबल है बेसिकली, ये भी दिखे, टाइम फ्रेम भी दिखे, आप कौन सी टाइम फ्रेम में हो, और डेट भी दिखे और प्राइस भी दिखे, ऐसे करके एक ले लो। फिर इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करो, फिर आप सेव कर लो, या तो आप जाके इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करो या स्टोरी में डालो, फिर द सिल्वर बुल @@silverbull उसको टैग करो, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं देखने की कोशिश करूंगा। अगर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो मैं कुछ ही देख पाऊंगा रैंडमली, कुछ जो भी जब मैं फ्री रहूँगा मैं देख लूँगा, तो मैं जाके कमेंट कर दूंगा। अगर वहाँ पे कुछ गलती हो रहा है मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये गलती हो रहा है, इसको ऐसे आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। ओके, तो स्निपिंग टूल को बंद कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। थोड़ा और भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल रिलायंस के चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सपोर्ट है, एक बार, दो बार, तीन बार, थर्ड टाइम थोड़ा सा ब्रेक हुआ, फेक ब्रेक डाउन, फिर ऊपर चला गया कैसे, ठीक है। तो ये आपको हर जगह दिखेगा। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, बाहर का स्टॉक उठा लो, यूएस का, कहाँ का भी उठा लो, ये ग्रामर जो मैं कहते रहता हूँ कि ग्रामर हर मार्केट में सेम है। क्रिप्टो में भी ये काम करेगा, हो सकता है कोई दूसरे टाइम, आपको शायद वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़े, ठीक है। तो मार्केट का ग्रामर सेम है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हो तो आपको बस देखना है कौन सी टाइम फ्रेम में वो अच्छे से काम कर रहा है, आपको उस टाइम फ्रेम में फिर वो सारे जो टेक्निक्स है उसको अप्लाई करके आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस बन गया, ये एक पैटर्न भी है जो बुलिश पैटर्न है, जो बाद में जाके ब्रेकआउट हुआ, और इसका टारगेट जो है वो भी ये बाद में पढ़ाऊंगा ही मैं, बट ये देख लो ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा रख के। ओके, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये रिलायंस का चार्ट है, देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये शायद मैंने अभी बताया, तो ठीक है। आई थिंक दिस इज इट, दैट्स इट, दिस इज इट फॉर द वीडियो। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, आपने मार्क किया, सेकेंड टाइम यहाँ से मार्क करो, यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके पास से ब्रेक डाउन हुआ, ये वाले रेजिस्टेंस को फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर ये वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया। तो जैसे ही रेजिस्टेंस आपको दिखे उसको आप ड्रॉ करके रख दो, या फिर एक ही जोन को थोड़ा सा वाइड कर दो जब ये ऐसे काम कर रहा है, फिर आप बाद में वहाँ पे अलर्ट रहोगे। चार्ट में ड्रॉ करके रखो, आप ट्रेड ना ही करो, आपका ट्रेड शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन आप ड्रॉ करके रखोगे तो आप उसको लॉस को या
आपका जो प्रॉफिट है बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा सा ट्रेलिंग करके आप निकाल पाओगे, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो इसलिए ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो या चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगला वाला वीडियो है ट्रेंड लाइन, उसको जाके आप देखो, फिर गैप अप गैप डाउन देखो, फिर मारूबुजू देखो, अब तक उतना ही डाला है। उसके बाद आगे भी और वीडियो आते रहेगा, आप फॉलो करते रहो और सीखते रहो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।